हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान है दोस्तों, और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है दोस्तों। और आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। और जो है, अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जुड़ जाएं दोस्तों। वहां इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा और भी बहुत तरीके के नोट्स वहां अवेलेबल हैं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है दोस्तों अध्याय नंबर 10, जैव विविधता एवं संरक्षण। और किस किस स्रोत से लेके इस चैप्टर को बनाया गया दोस्तों, तो देखते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण, और एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 से पौधे व जंतुओं का संरक्षण। इन दोनों स्रोतों से लेके दोस्तों इस चैप्टर को बनाया गया है, जैव विविधता एवं संरक्षण। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैव विविधता किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी सजीव जातियां या पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियां ही उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहलाती है। तो बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता क्या हो गया दोस्तों? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो है, उस क्षेत्र में जो सजीव जातियां पाई जाती है, पादप पाए जाते हैं, जंतु या सूक्ष्म जीव जो पाई जाती है, उनमें विभिन्न जातियों का निवास होता है। उन्हीं विभिन्न जातियों के विशेष क्षेत्र को ही जैव विविधता कहा जाता है। और इस शब्द को प्रचलित करने वाले जीव वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? तो एडवर्ड ओ विल्सन थे। तो जैव विविधता जो शब्द देने वाले थे यानी उसे प्रचलित करने वाले थे, वो कौन थे? एडवर्ड ओ विल्सन, जिन्हें जैव विविधता का जनक यानी फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। तो जैव विविधता का जनक या फादर ऑफ डायवर्सिटी कौन हो गए? बायोडायवर्सिटी। तो वो एडवर्ड ओ विल्सन को माना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं जैव विविधता के स्तर। तो जैव विविधता के मुख्य रूप से 3 स्तर हैं। कितने हैं दोस्तों? 3 स्तर हैं। पहला है अनुवांशिक स्तर, दूसरा है जातीय विविधता। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है दोस्तों? इसमें एक ही जाति में अनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता शामिल होती है। यानी एक ही जाति है लेकिन उसमें विभिन्न अनुवांशिक रूप में जो है अलग अलग जो है विविधता पाई जाएगी। जैसे भारत में जो धान की किस्म होती है, लगभग दोस्तों 50,000 से अधिक किस्में हैं, और आम की जो है लगभग 1,000 से अधिक किस्में हैं। तो ये एक ही जाति का है, परंतु अनुवांशिक स्तर पर जो है इसमें विविधता यानी चेंजेज पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों जातीय विविधता। जातीय विविधता क्या है दोस्तों? इसमें एक विशेष क्षेत्र में उपस्थित जातियों की संख्या एवं प्रकार में विविधता शामिल है। यानी इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि एक विशेष क्षेत्र है दोस्तों, उसमें जो उपस्थित जातियां हैं उसकी संख्या और प्रकार में क्या है? विविधता यानी चेंजेस देखने को मिलता है दोस्तों। उदाहरण के रूप में देखते हैं दोस्तों, तो पश्चिमी घाट पर जो उभयचर है उसमें जातीय विविधता पूर्वी घाट से अधिक होती है। यानी पश्चिमी घाट पर जो उभयचरों की संख्या है या उसमें जो जातियों के अंतर चेंजेस देखा जाता है वो पूर्वी घाट के अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों पारिस्थितिकीय विविधता यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है दोस्तों? तो इसमें विभिन्न परितंत्रों के जैविक समुदायों के मध्य पाई जाने वाली विविधता आती है। यानी पारिस्थितिकीय विविधता में क्या होता है दोस्तों कि इसमें क्या हो रहा है कि विभिन्न परितंत्रों के जैविक समुदाय के मध्य पाई जाने वाली विविधता आती है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर इसको समझ सकते हैं दोस्तों कि रेगिस्तान में जो पाए जाने वाला जंतु या वनस्पति घास के मैदान में पाए जाने वाले जंतु और वनस्पति की पूर्णतः भिन्न होती है दोस्तों। क्योंकि रेगिस्तान में जो है पानी की कमी होती है, तो वहाँ के जो पौधे वनस्पति होते हैं दोस्तों, तो उसकी जड़ें लंबी होती है काफ़ी। जबकि जो है घास के मैदानी क्षेत्र में पानी की अधिकता देखने को मिलती है, तो वहाँ की जड़ें छोटी छोटी होती है। आगे देखते हैं दोस्तों पृथ्वी एवं भारत में जातीय विविधता। तो भारत और पृथ्वी के सापेक्ष में जातीय विविधता को देखते हैं दोस्तों। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है इसको कहा जाता है दोस्तों। इसके अनुसार पृथ्वी पर जंतुओं एवं पादपों की जातियों की कुल संख्या लगभग 1.5 मिलियन से अधिक है। यानी IUCN का जो रिपोर्ट है दोस्तों, उसके अनुसार जंतु और पादपों की
जातियों की संख्या लगभग कितना है दोस्तों, तो 1.5 मिलियन से भी अधिक है दोस्तों। रॉबर्ट मे के अनुसार कुल वैश्विक जातीय विविधता लगभग 7 मिलियन से अधिक है। यानी जाति जो पाई जा रही है दोस्तों लगभग 1.5 मिलियन पाई जा रही है दोस्तों, जबकि इसमें रॉबर्ट मे के अनुसार 7 मिलियन जो है जाति विविधता पाई जाती है दोस्तों। इसमें लगभग 70% तो जंतु में विविधता पाई जाती है, 22% कवक व पादप में पाए जाते हैं। जंतुओं में 70% जंतु कीट होते हैं, यानी दोस्तों 70% तो जंतु में विविधता पाई जाती है। इस 70% में भी जो है 70% जंतु कीट में ही विविधता पाई जाती है। भारत का भू क्षेत्र विश्व का लगभग 2.4% है, यानी भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों वो लगभग पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% ही है दोस्तों। लेकिन इसमें वैश्विक जाति विविधता का लगभग 8.1% पाया जाता है, जबकि भारत की भूमि लगभग 2.4% है दोस्तों। लेकिन वैश्विक जाति विविधता के संदर्भ में देखा जाए तो लगभग 8.1% जो है वैश्विक जाति विविधता पाई जाती है सिर्फ भारत में। इसी कारण भारत 12 महाजैव विविधता यानी मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले देश में से एक माना जाता है। तो जो है टोटल जो है पूरे वर्ल्ड में कितना है, 12 महाजैव विविधता यानी मेगा बायोडाइवर्सिटी माना जाता है दोस्तों। और इस है ना मेगा बायोडाइवर्सिटी में जो है भारत भी शामिल है। आगे देखते हैं दोस्तों, जैव विविधता के प्रतिरूप देखते हैं दोस्तों। तो जैव विविधता के प्रमुख प्रतिरूप निम्न है दोस्तों। पहला है अक्षांशीय प्रवणता। तो अक्षांशीय प्रवणता में देखते हैं दोस्तों कि सामान्यतः जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों यानी नॉर्थ साइड हो गया या साउथ साइड हो गया दोस्तों, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी जो कि ट्रॉपिकल एरिया है दोस्तों, जिसका ट्रॉपिकल एरिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के एरिया को ही जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है की ओर अगर हम लोग जाते हैं तो जैव विविधता कम होती जाती है। ये मान लीजिए ये दोस्तों पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो बीच वाला सेंटर है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा होता है और भूमध्य रेखा के नीचे जो है मकर रेखा होता है, जो कि ये 23.5 डिग्री पर होता है दोस्तों, और ये भी जो है 23.5 डिग्री पर होता है। तो ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसे ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और ये भी ध्रुव हो गया दोस्तों, और ये भी ध्रुव हो गया। तो जब हम लोग भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएं या नीचे की ओर जाते हैं तो उस स्थिति में जो है जैव विविधता क्या होती है, कम होती जाती है। इसके उदाहरण को देख सकते हैं दोस्तों कि कोलंबिया जो कि भूमध्य रेखा के पास स्थित देश है, पक्षियों की लगभग 1400 प्रजाति पाई जाती है दोस्तों, जबकि न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री उत्तर में स्थित है दोस्तों, वहाँ 105 प्रजाति पाई जा रही है। और ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ में है दोस्तों, वहाँ लगभग 56 प्रजाति केवल पाई जा रही है। तो इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं वहाँ वैसे वैसे जो है जैव विविधता कम होती जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अस्थायी वातावरण, सूर्य का अधिक प्रकाश, इष्टतम तापमान, पर्याप्त वर्षा, हिमनदन का अभाव आदि के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण क्षेत्रों यानी टेम्परेट एरिया की तुलना में अधिक जातीय विविधता पाई जाती है। तो अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। किसकी तुलना में, तो शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, जातीय क्षेत्र संबंध। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नामक जर्मनी के प्रसिद्ध प्रकृतिविद व भूगोल शास्त्री ने दक्षिणी अमेरिका के वनों में काफ़ी समय तक अध्ययन किया। वह शोध के पश्चात यह बताया कि किसी भी दिए गए क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण यानी एक्सप्लोर्ड क्षेत्र के साथ केवल एक हद तक ही बढ़ सकता है। इनके अनुसार जातीय समृद्धि यानी पक्षी, चमगादड़, मछलियाँ के मध्य संबंध एक आयताकार अतिप्रवलय के रूप में परिलक्षित होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अनुसार जो है पक्षी, चमगादड़, मछलियाँ यानी जातीय समृद्धि जो है वो किस रूप में पाई जाती है दोस्तों, तो इनके मध्य जो है आयताकार अतिप्रवलय के रूप में पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों,
जाति विविधता का महत्व। डेविड टिलमैन के अनुसार उच्च जाति विविधता वाला परितंत्र अधिक अस्थायी होता है। तो इसके अनुसार क्या है दोस्तों कि डेविड टिलमैन के अनुसार माना जाता है कि उच्च जातीय विविधता जिस क्षेत्र में पाई जाएगी वहाँ का जो परितंत्र होगा वो अधिक अस्थायी होगा एवं इसकी उत्पादकता भी उच्च एवं अस्थायी होती है। यह प्राकृतिक आपदाओं एवं विदेशी जातियों के आक्रमण को झेलने में भी सक्षम होता है। तो जहाँ उच्च जाति विविधता कहाँ होगी दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो परितंत्र क्या होगा, कैसा होगा दोस्तों, तो अस्थायी होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, परितंत्र में किसी एक जाति के महत्व को समझने हेतु पॉल एहरलिख ने रिवेट पोपर परिकल्पना दी। तो पूछा जाता है दोस्तों कि रिवेट पोपर परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, तो पॉल एहरलिख के द्वारा दिया गया। ये किससे संबंधित था दोस्तों, तो परितंत्र में किसी एक जाति के महत्व को समझने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे याद रखें कि परितंत्र में किसी एक जाति के महत्व को समझने के लिए पॉल एहरलिख के द्वारा ही रिवेट पोपर परिकल्पना दी गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, जैव विविधता की क्षति। तो जैव विविधता की क्षति में देखते हैं दोस्तों, मॉरिशस के डोडा पक्षी हो गया दोस्तों, अफ्रीका का क्वेगा हो गया, ऑस्ट्रेलिया की थाईलेसीन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय, बाली, जावा एवं कैस्पियन के बाघों की उपजातियां आदि जैव विविधता की क्षति या जाति विलोपन के उदाहरण हैं दोस्तों। इस समय विश्व के लगभग 15,500 से अधिक जातियां विलुप्त के कगार पर पहुंच गई है दोस्तों, जिसमें 12% पक्षी है और 23% स्तनी और 32% उभयचर और 31% आवर्तबीजी पादप जातियां शामिल है दोस्तों। जीवन की उत्पत्ति के बाद से पृथ्वी पर लगभग 5 बार जातियों का व्यापक स्तर पर विलोपन हो चुका है दोस्तों। ऐसा माना जाता है दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार कि जीवन की उत्पत्ति के बाद जो है अभी तक लगभग पृथ्वी पर 5 बार जातियों का व्यापक स्तर पर विलोपन हो चुका है, यानी समाप्ति हो चुका है दोस्तों। एवं छठा बृहद जाति विलोपन प्रगति पर है। मानवीय क्रियाकलापों के वजह से जो है लगभग 100 से 1000 गुना तक जो है ये विलोपन की प्रक्रिया में वृद्धि देखने को मिलती है। जैव विविधता की क्षति के कारण उस क्षेत्र विशेष की उत्पादकता घट जाएगी दोस्तों। पर्यावरणीय गतिरोध जैसे सूखा हो गया, बाढ़, चक्रवात आदि का सामना करने में कमी आएगी दोस्तों। जल चक्र में बाधा होगा, वर्षा में कमी होगी, वृद्धि एवं अनियमितता पीड़कों में वृद्धि होगी, मरुस्थलीकरण में बढ़ोतरी होगी, मृदा अपरदन आदि समस्या उत्पन्न होती है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के रूप में देख सकते हैं दोस्तों, इसकी क्षति होने से क्या क्या हो सकता है। आगे देखते हैं जैव विविधता की क्षति के क्या क्या कारण हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो पहला है दोस्तों आवासीय क्षति एवं विखंडन। तो इसमें क्या है दोस्तों, यह पादपों एवं जंतुओं के जाति विलोपन का सबसे बड़ा कारण है। यानी आवासीय क्षति जो है और विखंडन जो है यह पादपों एवं जंतुओं के जाति विलोपन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है दोस्तों, क्योंकि एक समय 14% भूभाग पर फैले उष्णकटिबंधीय वर्षावन आज सिर्फ 6% भूभाग पर ही विद्यमान है। यानी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का जो वन भूभाग था दोस्तों वो लगभग 14% था, जो कि अभी वर्तमान में वर्षा वन जो है सिर्फ 6% ही बचा हुआ है, जिसका प्रमुख कारण वनोन्मूलन है। इसके कारण उत्पन्न आवासीय क्षति हजारों स्थानीय जातियों के विलोपन का कारण बनती है। उदाहरण स्वरूप पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन वर्षा वन, तो पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। तो पृथ्वी के फेफड़ा कहे जाने वाले अमेजन वर्षा वन सोयाबीन की खेती एवं चारागाह के लिए काटे जा रहे हैं। प्रदूषण के कारण ज्वार नद मुख सागरों या वन क्षेत्रों में संवेदनशील आवास नष्ट हो रहे हैं दोस्तों, एवं प्रवासी जंतुओं पर आवासीय विखंडन के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अतिदोहन। तो अतिदोहन क्या है दोस्तों कि मानवीय लालच एवं क्रियाकलापों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग, वनोन्मूलन की एवं जंतुओं का शिकार करना भी जाति विलोपन का प्रमुख कारण है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं दोस्तों कि मॉरिशस की जो डोडो पक्षी एवं यात्री कबूतर इनके अधिक शिकार करने के कारण लुप्त हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विदेशी जातियों का आक्रमण। तो ये भी जो है मुख्य रूप से माना जाता है दोस्तों विदेशी जातियों का आक्रमण।
कभी कभी अनजाने में या जानबूझकर किसी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई गई विदेशी जाति अपनी आक्रामकता के कारण स्थानीय के जाति यानी लोकल जो स्पीसीज है कि अस्तित्व के लिए संकट बन सकती है। उदाहरण के लिए नाइल पर्च मछली हो गया, कैटफिश हो गया, गाजर घास हो गया और जलकुंभी इत्यादि जो है ये जो है विदेशी जातियों के आक्रमण के रूप में देखा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों सह विलुप्तता। इसमें एक जाति के विलुप्त होने से उस पर आश्रित अन्य जाति भी विलुप्त हो जाती है। जैसे एक विशिष्ट परागणकारी जंतु के विलुप्त होने पर उस पर आश्रित पुष्पीय पादप भी विलुप्त हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक किसके द्वारा निकाला जाता है दोस्तों? तो IUCN के द्वारा जो है रेड डाटा बुक निकाला जाता है, जिसमें वैश्विक स्तर पर जंतुओं एवं पादपों की विकट संकटापन्न जातियों, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां, विलुप्त जातियां आदि का विवरण दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक जो है किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो IUCN के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया जाता है दोस्तों रेड डाटा बुक का। और इसके अंतर्गत क्या क्या होता है दोस्तों कि वैश्विक स्तर पर जो जंतुओं और पादपों का जो है विकट संकटापन्न जाति हो गई, संकटग्रस्त जातियां हो गई या सुभेद जातियां हो गई, विलुप्त होने के कगार पर जो जातियां होती है वो हो गया, इसका जो है विवरण प्रस्तुत किया जाता है ताकि लोगों को, गैर सरकारी संगठनों एवं सरकारों को इस पर ध्यान आकर्षित कर इन्हें बचाया जा सके। रेड डाटा बुक के अनुसार प्राणियों को निम्न 4 जातियों में बांटा गया है। तो रेड डाटा बुक के अनुसार प्राणियों को कितने भाग में बांटा गया है दोस्तों? तो 4 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, पहला है विकट संकटापन्न जातियां। इसमें क्या होता है दोस्तों? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो इसके अंतर्गत आने वाली जातियां विलुप्तता की कगार पर है, जो आगामी भविष्य में किसी भी क्षण विलुप्त हो सकती है। भारत में विकट संकटापन्न जातियों में लगभग 18 जंतु और 44 पादप को माना गया है दोस्तों, जैसे सस्य साल्वेनियम, बर्बेरिस, नीलिग्रियेंसिस आदि जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों संकटग्रस्त जातियां। तो संकटग्रस्त जाति क्या हो गया? श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से घटी है और भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। जैसे बाघ हो गया दोस्तों, गेंडा हो गया, लाल पांडा हो गया, ये सब जो है संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत है दोस्तों। और इन जातियों को जो है संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत रखा गया है क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत तेजी से घट रही है। आगे देखते हैं दोस्तों सुभेद जातियां। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या अभी तो पर्याप्त है, लेकिन उचित संरक्षण ना होने पर निकट भविष्य में ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। जैसे मगरमच्छ हो गया दोस्तों, हिमालयन कस्तूरी हिरन हो गया और हिमालयन छुछुंदर भी इसी श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों स्थानीय या विशेष क्षेत्रीय जातियां। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? इसमें पादपों या जंतुओं की वे जातियां हैं जो एक विशेष प्राकृतिक क्षेत्र के बाहर पूरे विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती। जैसे साल का वृक्ष हो गया दोस्तों, जंगली आम हो गया, भारतीय विशाल गिलहरी हो गया दोस्तों, उड़न गिलहरी हो गया आदि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थानीय विशेष क्षेत्रीय जातियां हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि किसी विशेष स्थान पर ही जो है वो जाति पाई जाती है, तो इसलिए उस क्षेत्र का और उस जाति का जो है संरक्षण अनिवार्य है। आगे देखते हैं दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण किस किस रूप में कर सकते हैं दोस्तों? तो जैव विविधता का संरक्षण जो है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की 2 प्रमुख विधियां हैं दोस्तों। पहला है स्व स्थानीय संरक्षण और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण दोस्तों, तो जैव विविधता का संरक्षण यानी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की जो है 2 प्रमुख विधियां हैं। पहला है स्व स्थानीय संरक्षण और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो स्व स्थानीय संरक्षण क्या होता है दोस्तों कि इसके अंतर्गत प्राणी जात एवं वनस्पति जात यानी फौना एंड फ्लोरा का उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाता है। स्व स्थानीय संरक्षण जो है के प्रमुख उदाहरण इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। पहला है जैसे संवेदी क्षेत्र या तप्त स्थल।
स्व स्थानीय संरक्षण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता को निर्धारित करने के लिए नॉर्मन मेयर ने तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट प्रणाली को सन 1988 में विकसित किया। तप्त स्थल पृथ्वी पर पादपों एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी के क्षेत्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नॉर्मन मेयर के द्वारा ही जो है हॉट स्पॉट प्रणाली किसके द्वारा दिया गया? नॉर्मन मेयर के द्वारा। कब दिया गया दोस्तों? तो 1988 में दिया गया। और हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल क्या होता है दोस्तों? तो पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की जो दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी क्षेत्र होती है उसे ही हॉट स्पॉट कहा जाता है। सर्वप्रथम जैव विविधता यानी तप्त स्थल चिन्हित किए गए थे। तत्पश्चात इस सूची में तप्त यानी हॉट स्पॉट जो है स्थल और सम्मिलित किए गए। अब संसार में कुल 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं। तो पूरे वर्ल्ड के तौर पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हॉट स्पॉट की संख्या टोटल कितनी है? 34 है। कितनी है दोस्तों? 34 है। आगे देखते हैं दोस्तों। यद्यपि जैव विविधता के सभी तप्त स्थल परस्पर मिलकर संसार का 2% से भी कम है, परंतु इन क्षेत्रों में लगभग 44% जातियां पाई जाती है। यानी जैव विविधता के सभी अगर हॉट स्पॉट क्षेत्र को मिला दिया जाए दोस्तों तो ये संसार का लगभग 2% से भी कम क्षेत्र है दोस्तों। और लेकिन इन क्षेत्रों पर लगभग 44% जातियां पाई जाती है। और इन तप्त स्थलों को विशेष सुरक्षा प्रदान करके विलोपन की दर 30% तक कम किया जा सकता है। भारत के 3 जैव विविधता तप्त स्थल पश्चिमी घाट, श्रीलंका, पूर्वी हिमालय एवं इंडो बर्मा क्षेत्र में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत के क्षेत्र में अगर देखा जाए 3 जैव विविधता तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट, तो पश्चिमी घाट में मिल जाएगा दोस्तों, श्रीलंका में मिल जाएगा दोस्तों, या फिर पूर्वी हिमालय एवं इंडो बर्मा क्षेत्र में जो है ये मिलता है हॉट स्पॉट क्षेत्र। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है तथा जहां शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है। यानी वहां आप जो है लोग जो है शिकार नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, पशु नहीं चरा सकते दोस्तों, फसल किसी तरीके का नहीं बो सकते। इसे ही राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कहा जाता है। इन क्षेत्रों में जंतुओं या प्राणी जात यानी फौना तथा पादपों या वनस्पति जात यानी फ्लोरा दोनों का संरक्षण किया जाता है। इसका नियंत्रण केंद्र सरकार के द्वारा होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान का नियंत्रण किसके अंतर्गत होता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है दोस्तों। और इसमें जो है फौना और फ्लोरा दोनों का संरक्षण किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में लगभग 106 दिसंबर 2020 के डाटा के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनकी अनुमानित क्षेत्र लगभग 38,029.18 वर्ग किलोमीटर माना जाता है दोस्तों। ये भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.16% है। यानी भारत का टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 1.16% क्षेत्र पर जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भारत में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। और यह अभी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम अभी हेली नेशनल पार्क भी कर दिया गया है दोस्तों। और यह उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। और इसकी स्थापना 1936 में की गई। वन्य जीव अभ्यारण्य या शरण स्थल। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है दोस्तों? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है? तो वे आरक्षित क्षेत्र जहां पादप एवं जंतुओं की स्थानीय जातियां एवं प्रवास करके आई जातियों को अनुकूल परिस्थिति प्रदान की जाती है। इन क्षेत्रों में शिकार पर पाबंदी होती है एवं ये क्षेत्र राज्य सरकारों द्वारा घोषित एवं व्यवस्थित किए जाते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 564 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं दोस्तों? 564 से भी अधिक माना जाता है दोस्तों। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों कि शिकार पर तो प्रतिबंध होता है, लेकिन ये जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, जबकि नेशनल पार्क जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं दोस्तों। बाघ आरक्षित क्षेत्र। भारत का राष्ट्रीय जंतु बाघ है दोस्तों की सुरक्षा एवं उनकी घटती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर भारत में 1 अप्रैल 1973 को विश्व वन्यजीव कोष WWF
तथा IUCN की सहायता से बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया। तो 1 अप्रैल 1973 से जो है बाघ परियोजना प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में भारत में 9 बाघ रिजर्व थे, लेकिन अब तक लगभग 50 से अधिक बाघ आरक्षित क्षेत्र को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन हो चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह संरक्षित क्षेत्रों का एक विशेष श्रेणी है दोस्तों। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में एक सीमा तक मानव गतिविधियां जारी रहती है, लेकिन इन गतिविधियों से जैव संपदा की कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाता है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो है उसके कुछ भाग पर जो है मानव गतिविधियां जारी रह सकती है, लेकिन इन गतिविधियों से जो है किसी प्रकार की जैव संपदा को नुकसान नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विचार 1975 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा दिया गया था। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विकास का प्रारंभ कब से दिया गया? 1975 में। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा दिया गया। यूनेस्को ने इसी वर्ष मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम MABB प्रारंभ किया। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 3 भागों में बटा होता है। पहला है दोस्तों परिचालन क्षेत्र। यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का बाहरी क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में मानव बस्ती होती है, इसलिए यह मानव सक्रियता वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? मैनिपुलेशन ऑफ ट्रांजिशन जोन में क्या हो जाता है दोस्तों कि यह जैव आरक्षित क्षेत्र जो है बाहरी क्षेत्र है दोस्तों, जैव आरक्षित मंडल क्षेत्र का, और इसमें मानव बस्ती भी होती है दोस्तों, और यह मानव सक्रियता वाला क्षेत्र होता है। दूसरा है दोस्तों प्रतिरोधक क्षेत्र यानी बफर जोन। बफर जोन में क्या है दोस्तों कि परिचालन के अंदर का क्षेत्र प्रतिरोधक क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र में मानव बस्तियां तो नहीं होती, लेकिन सीमित मानव क्रियाएं हो सकती है। जैसे हो गया लकड़ी चुनना हो गया दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया जो है, या पशु न चराने की प्रक्रिया, ये सब जो है बफर जोन में कर सकते हैं, जबकि मानव बस्तियां जो है बफर जोन में नहीं होती है। आगे देखते हैं दोस्तों कोर जोन। तो कोर जोन केंद्रीय क्षेत्र हो गया। इसके अंतर्गत जैव मंडल का केंद्रीय भाग है, और यह भाग पूरी तरह वन्य जीवों के लिए संरक्षित होती है, और इस भाग में मानव क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। भारत में MAB प्रोग्राम वर्ष 1986 में प्रारंभ हुआ। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है, तो वो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों पवित्र वन। तो पवित्र वन क्या होता है दोस्तों? ये जंगलों के कुछ ऐसे भाग हैं जिन्हें जनजातियां धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से स्थानीय द्वारा जैव विविधता की सुरक्षा के उद्देश्य से परंपरागत युक्तियों द्वारा संरक्षित रखा जाता है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं दोस्तों मेघालय की खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ, राजस्थान के अरावली पर्वत हो गया, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट हो गया, आदि पवित्र वनों के उदाहरण हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जंतुओं एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर कर मानव निर्मित एवं नियंत्रित आवास में रखा जाता है। जैसे जंतु आलय यानी जू हो गया, चिड़ियाघर हो गया दोस्तों, वनस्पति उद्यान हो गया यानी बॉटनिकल गार्डन हो गया, एवं वन्य जीव सफारी पार्क इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त उत्तक संवर्धन, जीन बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन या निम्न ताप परिरक्षण -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में उत्तकों, युग्मकों आदि का संरक्षण जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? निम्न ताप परिरक्षण कहलाता है। आदि भी बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं या भाग कहलाते हैं। जैव विविधता संरक्षण हेतु वर्ष 1992 में जैव विविधता संरक्षण हेतु वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया एवं सभी सदस्य देशों में जैव विविधता संरक्षण हेतु प्रयास करने के लिए कहा गया। इसके बाद 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 190 देशों ने सतत विकास पर आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन में वर्ष 2010 तक जैव विविधता की विलोपन दर को कम करने पर सहमति प्रदान की दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।